नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द ग्रेको पर्शियंस वॉर के बारे में। ग्रेको यानी ग्रीक एम्पायर, जिसको हम हिंदी में यूनानी साम्राज्य कहते हैं, और दूसरी तरफ था पर्शियन एम्पायर, जिसको हिंदी में हम फारसी साम्राज्य कहते हैं। तो यूनान और फारस के बीच में जो युद्ध लड़े गए लगभग 5वीं शताब्दी बीसी में, लगभग 50 साल के लंबे पीरियड तक एक सीरीज ऑफ वॉर चले हैं इन दोनों साम्राज्यों के बीच में। इन्हीं को हम ग्रेको पर्शियंस वॉर कहते हैं और कई बार इनको सिर्फ पर्शियन वॉर भी कहा जाता है। तो इसका क्या इतिहास रहा है, इसकी कहानी को हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि इस युद्ध के बारे में आपने एक स्पेसिफिक बैटल के बारे में एक मूवी भी आपने देखी होगी, 300। ये जो मूवी है, इस मूवी में आपको क्या दिखाया गया है? इस मूवी में आपको दिखाया गया है कि स्पार्टन किंग ल्यूनाइडस जो है वो अपने 300 सोल्जर्स को लेके, 300 बहादुर स्पार्टन सोल्जर्स को लेके पूरी की पूरी पर्शियन आर्मी से भिड़ जाते हैं। उसके बाद भले ही इस युद्ध में उनको जीत हासिल नहीं होती है, लेकिन ये जो बैटल था, इस बैटल की भी हम बात करेंगे। ये बैटल जो है इस ग्रेको पर्शियन वॉर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं, इस बैटल की वजह से भी कहीं ना कहीं ग्रीक अंपायर जो है इस पूरे के पूरे युद्ध में जीत पाता है। कैसे जीतता है, क्या है इसकी कहानी, कैसे लड़ते हैं, ग्रीक सोल्जर्स का लड़ने का तरीका क्या था, पर्शियन आर्मी कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा किंगडम था, इनकी जियोग्राफी क्या थी, इनका इतिहास क्या रहा है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ नए हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसके इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, हैंडल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूँगा अगर आपको कुछ डाउट है या किसी तरीके का आप कन्वर्सेशन चाहते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्विज भी मिल जाएंगे, और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी इस पर्शियन वॉर की, जिससे पहले हम सबसे पहले जानते हैं इसकी लोकेशन को। ये है आज की दुनिया का मैप, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हमारा भारत है, और भारत से वेस्ट की तरफ जब चलते हैं तो ये आता है ग्रीस। इस ग्रीस के अराउंड एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ग्रीक अंपायर जिसको बोला करते थे। यहाँ पे ग्रीक लोग रहते थे, एक ही किंग नहीं हुआ करता था, बहुत सारे छोटे छोटे रूल हुआ करते थे, किंग्स होते थे जिनको सिटी स्टेट्स में रहते थे। तो यहाँ पे एथेंस हुआ जो राजधानी है, यहाँ पे स्पार्टा वगैरह थे, और दूसरी तरफ था पर्शियन अंपायर, जो कि ये आज का जो टर्की है, जिसको एशिया माइनर बोलते थे। यहाँ से लेके बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक फैला हुआ था, जिसमें टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इजिप्ट, ये सारे के सारे एरिया कवर होते थे। आज इस मैप को अगर आप जूम इन करके देखोगे तो उस समय के हिसाब से देखिए, इधर है आइनियन सी, ये है एग्नियन सी, इधर है मेडिटेरियन सी, और इधर देखिए ये जो एम्पायर आपको दिख रहा है ये तो था ग्रीक एम्पायर, जिसमें आपको मेन याद रखना है। एक तो एथेंस को, ये एथेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट हुआ करता था। एक है स्पार्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ये है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया वही है जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का राइज होता है। उनके पिता फिलिप सेकंड जो है वो यहीं से अपने साम्राज्य की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य बन गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सिकंदर महान का। और दूसरी तरफ था ये पर्शियन अंपायर, इसकी भी हम बात करेंगे। ये इधर आपको बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा अंपायर था ये, इसका मैप मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन दोनों साम्राज्यों के बीच में लड़ाई थी ये, और इसी रीजन में ये मेनली लड़ाई हुई है इनकी नेवी के बीच में। और इस यहाँ ये जो इनके ग्राउंड फोर्सेस हैं वो यहाँ पे लड़ी हैं एशिया माइनर में, और ये यूरोप के इस वाले रीजन में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इस अंपायर की हम बात करने वाले हैं आज के इस पूरे वीडियो में, और इन दोनों की कहानी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफली जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेको पर्शियन वॉर जो है वो 5th सेंचुरी बीसी में हुए। अगर बात करें तो 492 से लेकर 449 बीसी के बीच में लगभग 50 साल का पीरियड ये हो ही गया है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में ये लोग लड़े हैं। इसमें मेनली पर्शिया ने ही 2 इन्वेजन लॉन्च किए थे। हालांकि ये वॉर है, एक पहला वॉर हुआ, फिर दूसरा वॉर हुआ, लंबे समय तक चले हैं। वॉर और बैटल में आप डिफरेंस समझते हैं ना, कि वॉर एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध होता है, और बैटल जो है वो उस वॉर के दौरान छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको बैटल कहते हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई है,
पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, तो वो बैटल थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। वॉर क्या है, एक लंबे पीरियड तक चलता है। तो ये पर्शियन इन्वेजन्स थे जो ग्रीक की लैंड के ऊपर इन्होंने लॉन्च किए थे। एक बात और मैं बता दूं आपको, पहले ही बता देता हूँ, जब भी पर्शियन वॉर्स के बारे में हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इसका जो सारा का सारा एंगल होता है वो ग्रीक की तरफ से होता है। ग्रीक हिस्टोरियंस हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरीज जो है, उसी बुक से हमें पता चलता है कि ये वॉर कैसे लड़े गए, उसमें क्या कुछ चीज़ें हुई थी। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उनकी बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है। तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है वो कई बार मानी जाती है कि वो थोड़ी बायस्ड है, वो ग्रीक्स की तरफ झुकी हुई है। ग्रीक उनका खुद का देश था, तो वो उन्होंने अपना ही विजन लिखा है। उन्होंने पर्शियंस को एज ए इविल एम्पायर रिप्रेजेंट किया है, उसको थोड़ा शैतान की तरह पेंट किया है और कहा है कि वो गलत थे, हम सही थे। और अंततः जीत तो ग्रीक एम्पायर की हुई। जीत की बात ठीक है कि जीत उनकी हुई, लेकिन सिर्फ पर्शियंस को उसका जिम्मेदार ठहरा देना भी ठीक नहीं है। तो ये जो, इसीलिए इसको पर्शियन वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक लोगों ने तो लिखा ही है और पर्शियन वॉर हुआ है, ये बात है। अंततः क्या होता है कि ये बात है कि अग्रेसर पर्शिया था। शुरुआत में पर्शिया ने ही ग्रीस के ऊपर अटैक किए और पर्शियन अंपायर अपने पीक पे था, अपनी जेनिथ पे था। बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी इनकी लैंड मास था, बहुत सारे साम्राज्य इनके अंडर थे और बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों ने इनके सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन ग्रीक लोगों ने इनके सामने घुटने नहीं टेके। अंततः सारे के सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स एक साथ हुए, उन्होंने पर्शिया का सामना किया और अंततः इन ग्रीक लोगों की, इन यूनानी लोगों की जीत हुई। और इसमें ये जो पर्शियन अंपायर है, धीरे धीरे करके इसकी बहुत बड़ी हार थी ग्रीक्स के सामने, इसको इस तरह से बताया गया है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं यहाँ पर्शियन अंपायर का। ग्रीक अंपायर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। एक तो कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें पूरे के पूरे ग्रीक अंपायर के इतिहास की हमने बात की है। लेकिन हमने अभी तक पर्शियन अंपायर का इतिहास नहीं पढ़ा है, उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना हमें काम आएगा उतना पढ़ लेते हैं। साइरस सेकंड जो है, इन्होंने एक डायनेस्टी की शुरू की थी, एक अंपायर की शुरुआत की थी जिसको अकेमेनियन डायनेस्टी कहते हैं। और अकेमेनियन जो अंपायर था, ये अंपायर था, देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है। यहाँ पे ये मैसिडोनिया से लेके, मैसिडोनिया इधर देखिए आपको इजिप्ट दिख रहा है, इजिप्ट लीबिया दिख रहा है, इधर ये बैक्टीरिया जो आज का मॉडर्न डे अफगानिस्तान है वहाँ तक, पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है। इधर आपको दिख रहे हैं ईरान, इराक, ये बेबीलोनिया जो है इराक उस समय का, यहाँ पे एशिया माइनर यानी कि पूरा का पूरा टर्की और इसके आसपास का रीजन। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था पर्शियन अंपायर जो 500 बीसी के अराउंड था। तो इन्होंने शुरुआत की थी। साइरस सेकंड ने जब शुरुआत की थी तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, तब छोटा साम्राज्य था, इस रीजन में था, ये एशिया माइनर वाले रीजन में था। लेकिन बाद में ओवर द टाइम साइरस सेकंड के बाद इनके पिता बेटे आए डेरियस, उसके बाद जक्सीस आया, जक्सीस वही जो 300 वाला जक्सीस है, आपको ध्यान होगा। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बेसिकली अपने पीक पे था ये 500 बीसी में। और उसके बाद इन्होंने इस वाले रीजन, ग्रीस का जो अंपायर था, इनके सामने तो देखो छोटा सा ही लग रहा है ये रीजन, इस एरिया में इन्होंने अटैक करने शुरू किए थे। क्यों किए थे, उसके पीछे के कारणों को देखते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण था आयोनियन रिवोल्ट। आयोनियन सी, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये आयोनियन सी है, इस रीजन में इनके कुछ, ये यहाँ तक तो इनका साम्राज्य था ही आयोनियन सी के। लेकिन आयोनियन सी के आसपास के कुछ रीजन्स में जो ग्रीक स्टेट्स थे, उनमें जो राजा बैठते थे, जो लोकल कम्युनिटी के जो लीडर थे, वो पर्शियन इन्फ्लुएंस के राजा थे। उनको पर्शियंस ने अपॉइंट किया था और वो पपेट की तरह बिहेव कर रहे थे पर्शियन अंपायर के। तो उनकी जो जनता थी वो बिल्कुल उनसे खुश नहीं थी, बिल्कुल नाखुश थी। तो लगभग 499 बीसी के अराउंड जो ये ग्रीक रीजन था आयोनियन सी के अराउंड वाला, यहाँ के कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, जनता ने विद्रोह कर दिया। और जनता ने विरोध किनके खिलाफ किया, इन टायरेंट्स के खिलाफ किया, जो पर्शियंस के सपोर्ट से बैठे थे, वहाँ पे राजा बने थे। उनको हटाने के लिए जनता ने विरोध किया। इसको कुछ ग्रीक सिटी स्टेट्स ने सपोर्ट भी किया, एथेंस ने सपोर्ट किया, स्पार्टा ने सपोर्ट किया, या फिर आसपास के और लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस पॉलिटिकल केयोस को हटाने के लिए ऑब्वियसली जो पर्शियन रूलर्स हैं वो इनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय पर्शियन राजा जो था वो था डारियस द ग्रेट। ये भी बहुत ही गजब का राजा हुआ था, बहुत ही पावरफुल राजा था, इसने अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया था। तो इसने अपने पॉलिटिकल पर्पस को ठीक करने के लिए, अपने पॉलिटिकली चीज़ों को इस्टेब्लिश रखने के लिए उस पूरे के पूरे आयोनियन रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी। और इसमें इन्होंने क्या किया, ग्रीक सिटी स्टेट्स ने और एथेंस ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके इन रिबेलियंस को सपोर्ट किया पर्शियन रूल के खिलाफ।
तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो कहीं ना कहीं यहीं से इनके बीच में एक तलवार खींचने वाला काम तो हो गया था। तो 494 बीसी के अराउंड ये जो विद्रोह था, आयनियन रिवोल्ट जो था, इसको तो पूरी तरीके से दबा दिया गया डारियस के द्वारा। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो आयनियन रिवोल्ट है, ये ग्रीस और पर्शियन अंपायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया। ये दिखने लग गया था कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। पर्शिया और ग्रीस के बीच में, यूनान और फारस के बीच में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को पॉलिटिकली चैलेंज करते हैं। कहीं आयनियन रीजन में यहाँ पे ग्रीस जो है वो जो है पर्शियन रूलर्स को दबाना चाहता है, पर्शिया के डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहता है। वैसे ही एशिया माइनर वाला जो रीजन है वहाँ पे ग्रीक डोमिनेंस को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। एशिया माइनर की मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ जो सिरे से इस किनारे किनारे के जो कुछ जगह थी ना, अगर इसको मैं करूं बताऊं आपको, मैंने आपको शुरुआत वाले मैप में भी दिखाया था कि इस एरिया में कुछ ऐसे सिटी स्टेट्स थे जो कि ग्रीक रीजन के थे। तो उन पे डोमिनेंस चाहता था पर्शिया पूरी की पूरी तरफ, और आयनियन रीजन में ये चाहते थे। अब इस तरीके को देख लीजिए, इस मैप को देख लीजिए। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं। समोस है जो भी ये अपने आप में एक ग्रीक स्टेट हुआ करता था, ये भी ग्रीक स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। यहाँ पे आपको ट्रोय भी दिखेगा, ट्रोय भी याद होगा आपको। तो वो सब चीज़ें हैं। अब क्या होती है, डारियस का जो रूल है, डारियस द ग्रेट का रूल है, वो 486 बीसी से ये 522 बीसी के बीच में था। और इस टाइम पे इन्होंने बहुत बड़े रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिए थे। आइनिया का जो रीजन है, थेरेस का जो रीजन है, मैसिडोनिया का रीजन जो है 5th सेंचुरी आते आते अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये मैसिडोनिया का रीजन है, मैकडोनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, मैकडोनियन मैसिडोनिया वाला रीजन था ये। उसके अलावा आइनियन का कुछ रीजन जो है अपने यहाँ वाला जो रीजन है इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो डारियस जो है वो अपने अंपायर को बढ़ाता जा रहा था, और उसका टारगेट यही था कि नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, नेक्स्ट टारगेट है कि अब एथेंस को अपने कंट्रोल में लेना है और रेस्ट ऑफ द ग्रीस को अपने कंट्रोल में लेना है। अब आप जानते हैं कोई भी इंपीरियल पावर होती है, कोई भी राजा का टाइम जो होता है वो अपना क्षेत्र जो है वो उसको हमेशा बढ़ाना ही चाहता है। यहाँ पे ग्रीक लोगों का मानना था कि बार बार पर्शियन रूल जो है, जो ये ईविल एम्पायर जो है, ये हमारी सभ्यता को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन ऑब्वियसली ग्रीक स्टेट्स हैं वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, वो भी अपने अंपायर को बढ़ाना चाहते थे, ग्रीक भी अपने अंपायर को बढ़ाना चाहता था। तो बेसिकली ये एक्सपांशन पॉलिसी थी ग्रीस की और दूसरी तरफ पर्शिया की। और मेनली अगर बात करें तो पर्शिया की ही एक्सपांशन पॉलिसी थी। पर्शिया ही यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल था और ज़्यादा अग्रेसिव था, तो वो बढ़ाना चाहता था अपने रीजन को, एरिया को बढ़ाना चाहता था। अब क्या होता है, डारियस जो है 491 बीसी में अपने एक एनवॉय को भेजता है ग्रीक स्टेट्स को सबमिशन के लिए, कि आप हमारा क्या करो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो एक तरीके से, और हम आपको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, लेकिन आपको पर्शियन फ्लैग के अंडर रहना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पर्शिया का जो राजा है डारियस, वही सबसे बड़ा राजा है और हम उसकी डोमिनेंस को स्वीकार करते हैं। अब ये वाला जो सीन है आपको याद है क्या, 300 में स्पार्टन किंग ल्यूनाइडस के सामने इन्वॉय जाता है और वो कहते हैं, ये जो पर्शियन जो इन्वॉय का जो मैसेंजर है वो कहता है कि हमें चाहिए पानी और ज़मीन। पानी और ज़मीन मतलब बेसिकली आप सबमिशन कर दीजिए हमें, हम आपको ये राज्य रखेंगे, आप यहाँ के सरदार रहोगे, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट राजा नहीं रह सकते। तो ये जो सीन है आपको याद है कि इन मैसेंजर्स को ये कुएं में फेंक देते हैं, मार देते हैं इनको। ये कहते हैं कि जो एनवॉय है ये हमारे पास एक ऐसा मैसेज लेके आया है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, और हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाने वाली बात कही है कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम आपके गुलाम बन जाएं। तो इन्होंने क्या किया, इनके इन्वॉय को ही मार दिया, मैसेंजर्स को ही मार दिया। इससे ओबियसली एथेंस और स्पार्टा जैसे जो बड़े सिटी स्टेट्स थे जो बहुत पावरफुल थे पूरे के पूरे ग्रीक रीजन में, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया डारियस की बात को कि हम पर्शियन रूल के झंडे के तले नहीं आएंगे, हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हम किसी की डोमिनेंस में नहीं रहेंगे। अब डारियस ने इसका रिस्पॉन्स किया, गुस्सा आ गया उसको, और उसने डिप्लोमेटिक आउटरेज का बदला लेने के लिए 600 शिप्स को भेजा, अपनी नेवी की 600 जहाज को, 25,000 सैनिकों को भेजा। इन जो साइक्लेडस और यूबोला वाला रीजन जो है यहाँ पे इन्होंने अटैक किया, और धीरे धीरे अब ये 1 स्टेप दूर था किससे,
अब एथेंस तक पहुंचने में। तो इन्होंने शुरुआत यहीं से कर दी कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से इन्होंने अपनी आर्मी को भेजना शुरू कर दिया, इधर से यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। और आर्मी को भेजते भेजते इनका ये था कि हम अब किसी भी तरीके से ग्रीक को जीतना है, ग्रीस को जीतना है, पूरे के पूरे ग्रीस को, पूरे के पूरे सिटी स्टेट्स को हम हराएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये जो फर्स्ट पर्शियन इन्वेजन था जो डारियस की लीडरशिप में हुआ था, जब डारियस राजा था, ये हुआ 490 बीसी में। लगभग 1 लाख पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पे अटीका में रीजन में आए। एथेंस को इन्होंने शुरुआत में जीतने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन इस बैटल ऑफ मैराथन में लगभग 9000 की ग्रीक आर्मी ने, होप्टाइल्स ने, एथेनियन होप्टाइल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। 300 की मूवी में भी आपने देखा होगा, जिसमें एक ढाल वाला योद्धा होता है, बहुत बड़ी ढाल होती है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाती है। उसके पास एक भाला भी होता है, 2 तलवारें भी होती हैं, मतलब बहुत सारे उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और वो बहुत बहादुर योद्धा होते माने जाते थे ग्रीक आर्मी के, जिनके ब्लॉक को आप नहीं तोड़ सकते। जब वो वॉल क्रिएट करते हैं तो आप उनको पार नहीं कर सकते, उनके डिफेंस को नहीं तोड़ सकते। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरीके से आपकी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। तो सिर्फ 9000 की एथेनियन होप्टाइल आर्मी और 1000 प्लेटेनिस ने मिलके यहाँ 1000 की पर्शियन आर्मी से सामना किया और इनको हरा दिया। ये सोचिए, सामने लीडर कौन था? मिलिटियडस, एथेनियन जनरल जो था मिलिटियडस था, और इसने बैटल ऑफ मैराथन में पर्शियन आर्मी को हरा दिया, बैकफुट पे धकेल दिया। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी आर्मी को, 300 वाली जो मूवी है उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे बैटल्स जीते हैं। तो बैटल ऑफ मैराथन में पर्शियन आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद पर्शियन आर्मी को यहाँ से लौटना पड़ा। और यहाँ से कहीं ना कहीं ग्रीक लोगों में एक विश्वास जागृत हो गया कि हम पर्शियंस को हरा सकते हैं। वरना इसको देख के ही डर लगता है, इतना बड़ा साम्राज्य। आप ये देखिए, भले ही बहादुर थे पर्शियंस, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी आर्मी है, इसका पता ही है ना कि ये जब आर्मी सारी की सारी इधर आएगी, क्रश कर देगी पूरे की पूरी साम्राज्य को। आपको याद होगा 300 मूवी में एक बात कही थी लियोनाइडस को, यहाँ पे ग्रीक लोग, पर्शियन लोगों ने कहा था कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि वो नदियों के किनारे से निकले तो नदियों को पी के सुखा दे। हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि जब वो आसमान में वाण चलाएगी तुम्हारी तरफ तो वो सूरज को ढक लेंगे। लेकिन स्पार्टन्स भी बहुत बहादुर थे और उन्होंने क्या, इसका जवाब क्या दिया कि अगर आपके बाण सूरज को ढक लेंगे तो हम छाँव में युद्ध लड़ेंगे। तो वो वाली बात है, इनके सामने, इनके पास वीरता थी, बहादुरी थी और दूसरी तरफ पावर थी, और बहुत पावर थी। बहुत ही माइटी पर्शियन एम्पायर था जिसमें हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे जो डारियस के अंडर अपना साम्राज्य चला रहे थे। अब इंटरवेल का टाइम आता है। इंटरवेल के अंदर मतलब फर्स्ट वॉर और सेकंड वॉर के बीच का जो समय था, जिसमें डारियस जो है वो चाहता है कि अब मैं एक और बड़ी आर्मी बनाऊंगा जिसमें लाखों की संख्या में मेरे पास सोल्जर्स होंगे और हम एक साथ चढ़ाई करेंगे और पूरे के पूरे यूनान को फतेह कर देंगे। तो उसका प्लान होता है, अपनी आर्मी को कंसोलिडेट करता है, पावरफुल बनाता है, बहुत सारे शिप्स बनाए जाते हैं, नेवी को पावरफुल बनाया जाता है, इन्फेंट्री को पावरफुल बनाया जाता है। लेकिन उसी दौरान लगभग 486 बीसी के दौरान इजिप्शियन जो एरिया है, इजिप्शियन पेनिनसुला जो था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। और रिवोल्ट होने के दौरान उस रिवोल्ट को दबाने के चक्कर में ये जो सेकंड इन्वेजन था ग्रीस के ऊपर, वो थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है। उसी दौरान डारियस की डेथ हो जाती है। अब डारियस का जो सपना है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आती है जक्सिस की। जक्सिस फर्स्ट जो है वो राजा बनता है अब पर्शिया का। और जक्सिस कौन? ये जक्सिस, ये आपको 300 मूवी में याद होगा, एक बहुत ही विशाल काय यहाँ पे दिखाया गया है, इसको राजा दिखाया गया है और बहुत ही पावरफुल और ब्रूटल राजा दिखाया गया है कि ये किस तरीके से अटैक करता है। तो जक्सिस का ये जो इस तरीके का वो दिखाया गया है, कैरेक्टर दिखाया गया है, ये ग्रीक लोगों ने इसको, हेरोडोटस ने इसको पेंट किया है कि वो इस तरीके का ईवल शैतान राजा था। लेकिन ये बहुत ताकतवर राजा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसने सेना को बनाया और 480 बीसी के अराउंड 10 साल के बाद जक्सिस ने क्या किया, एक 3 लाख सैनिकों की एक सेना बनाई और 1207 शिप एक साथ इसके सपोर्ट में नेवल शिप गए। और ये जो थर्मोप्ली वाली जो जगह थी, यही अब बैटल आएगा जिसकी हम 300 वाली वॉर की बात करेंगे। थर्मोप्ली की एक पहाड़ियों के बीच में, एथेंस से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पे एक वो थी जहाँ से निकल सकती थी आर्मी, निकल सकती थी, घाटी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री लेनी थी इनको और उस एंट्री के बाद इनको करना था कि अब हम ग्रीक्स के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब
लियोनाइडस जो है वो आर्मी को लीड करता है और फाइनली ये वाला जो बैटल है 300 वाला बैटल जो है उसकी बात आती है। ये है वो होप्टाइल सोल्जर्स का तरीका, एक बहुत बड़ी ढाल और इन बहुत बड़ा भाला, तलवार और अपना हेलमेट जिसके थ्रू ये इस पूरे के पूरे युद्ध को लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं वो उस तरीके को भी बात करते हैं। तो ये क्या है, ये लियोनाइडस जो है ये एगियर डायनेस्टी का राजा होता है, स्पार्टन किंग होता है। ये इस युद्ध में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है अपनी 300 लोगों की सेना को लेके, अपने 300। हालांकि आपको याद होगा कि कोई भी राजा स्पार्टा या फिर ग्रीक अंपायर में जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो वहाँ पे ओरेकल्स से उसको परमिशन लेनी होती थी। ओरेकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ग्रीक माइथोलॉजी में पढ़ाया था। तो ओरेकल्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, मतलब एक तरह से देवताओं को खुश करना पड़ता था और जो उनके प्रीस्ट होते थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उन प्रीस्ट ने परमिशन नहीं दी कि पूरी की पूरी स्पार्टन आर्मी युद्ध में उतर सकती है। तो इसीलिए लियोनाइडस ने क्या किया, अपने 300 बहादुर सैनिकों को लेके और कहा कि ये तो मेरे अंगरक्षक हैं, और वो लेके युद्ध में चला गया। युद्ध में चला गया और पूरी की पूरी पर्शियन आर्मी से भिड़ गया। और यहाँ जो युद्ध होता है इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ थर्मोफ्ली। बैटल ऑफ थर्मोफ्ली में क्या होता है, 300 तो स्पार्टन सोल्जर्स होते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे ग्रीक स्टेट्स के जो और सोल्जर्स हैं वो इनकी मदद में आ जाते हैं और टोटल मिला के लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच की आर्मी बन जाती है। और दूसरी तरफ लाखों की सेना में लाखों की संख्या में आपको पर्शियन आर्मी दिख ही रही है। लेकिन फिर भी बहादुरी से ये स्पार्टन्स और बाकी ग्रीक्स मिलकर इनका सामना करते हैं और इस पूरी की पूरी घाटी के एक तरफ आके ये इसको ब्लॉक कर लेते हैं ताकि पर्शियन आर्मी जो है वो इसको पार ना कर पाए। पर्शियन आर्मी अपना पूरा जी जान लगा देती है इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए, इस वॉल को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाती। बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, एक यहीं का ग्रीक व्यक्ति ही जो है वो एक सीक्रेट रास्ता बता देता है, शीपर्ड्स का जो रास्ता है, ताकि इस पूरी की पूरी घाटी को पूरी की पूरी पर्शियन आर्मी घेर लेती है। दोनों तरफों से घेर लिया जाता है। अब ग्रीक लोगों के पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो वो युद्ध भूमि में शहीद हो जाएं, वीर गति को प्राप्त हो जाएं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो यहाँ से भाग जाएं। तो बहुत सारे ग्रीक जो हैं वो तो यहाँ से भाग गए, लेकिन लियोनाइडस और उसके 300 सोल्जर्स जो हैं और साथ में कुछ और ग्रीक योद्धा जो टिके रहना चाहते थे इस मैदान में, वो यहाँ पे रुके और उन्होंने कहा कि अब हमें इमोर्टल ग्लोरी के लिए लड़ना है और हमारे देश की शान के लिए लड़ना है, हमें हमारी लोगों के लिए लड़ना है, हमारी आज़ादी के लिए लड़ना है। कि स्पार्टन्स कभी भी उन्होंने घुटने नहीं टेके, स्पार्टन आज़ाद थे और आज़ाद ही मरे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, लियोनाइडस ने कहा कि अगर मरना पड़े तो मरो, लेकिन हार मत मानना, सर नहीं झुकाना है, घुटने नहीं टेकने हैं इन पर्शियंस के सामने। और लियोनाइडस और उसके बहादुर 300 सोल्जर्स ने मिलके यहाँ पे पर्शियंस के सामने लड़ाई लड़ी, और लेकिन इस लड़ाई में वो हार गए। हारना ही था, 300 सोल्जर्स थे, इतनी बड़ी आर्मी के सामने कैसे टिकते, और ये सारे के सारे योद्धा यहाँ पे मारे गए। लेकिन इस बैटल ने क्या किया, जो बाकी ग्रीक लोग थे उनको समय दे दिया, प्रिपरेशन के लिए, तैयार होने के लिए समय दे दिया कि अब पर्शियंस यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लियोनाइडस उनका सामना कर रहे हैं, तो हमें अपनी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए टाइम मिल गया। और इसी से क्या हुआ कि वो आने वाले बैटल्स में सामना कर पाए पर्शियंस का। अदरवाइज तो पर्शियंस पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे ग्रीक एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते। अब इस बैटल में अब बेसिकली क्या हुआ, थर्मोफ्ली का जो बैटल हुआ, इसमें पूरे के पूरे ग्रीस को स्पेशली ये टाइम मिल गया और साथ ही साथ एथेंस वाला जो रीजन है उसको पर्शियंस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एथेंस को अपने कंट्रोल में लेने के बाद आगे चल के जो लियोनाइडस के भाई हैं क्लियोम्बोब्रोटस, इन्होंने आर्मी को लीड किया, ग्रीक आर्मी को लीड किया, और उसके बाद इन्होंने डिफेंस करना शुरू कर दिया। जो कोरिंथ वाला रीजन है वहाँ पे धीरे धीरे करके पर्शियंस को आगे बढ़ने से रोका। अब बैटल ऑफ सलामीज होता है, और बैटल ऑफ सलामीज जो होता है ये सोरोनिक गल्फ के पास हुआ था, जहाँ पे 500 पर्शियन शिप्स एक तरफ आई और दूसरी तरफ ग्रीक फ्लीट जो है उसमें भी 300 शिप्स थी। और इसको लीड किया था इस पूरे के पूरे बैटल को एथेनियन जनरल थर्मिटोक्लिस ने। थर्मिटोक्लिस जो है ये बहुत ही अच्छे मिलिट्री लीडर थे, और इन्होंने अपने ग्रीक वॉरियर्स का साथ लेके होप्टाइल्स और जो बाकी मिलिट्री है उसका इस्तेमाल करके, इन्फेंट्री का इस्तेमाल करके यहाँ पे इतनी बड़ी पर्शियन आर्मी को भी पुश बैक कर दिया और हरा दिया। सिर्फ हराया नहीं, एशिया माइनर तक इनको खदेड़ दिया। एशिया माइनर का जो वो वाला रीजन है जहाँ पे
पर्शियंस का रूल था, वहाँ से भी इनको एक बार के लिए पीछे भागना पड़ा। तो बैटल ऑफ सलामीज़ की जो प्रिपरेशन है और जो जिस तरीके से इसकी प्रिपरेशन का टाइम दिया गया, वो लियोनाइडस को उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया था अपना, कि हम अपनी आज़ादी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तो बाकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई कि 300 लोग मिलके इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर सकते हैं, हम तो बहुत हैं, लाखों की संख्या में है। ऐसा नहीं है कि ग्रीक लोगों के पास आर्मी छोटी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, बस वो पर्शिया के कंपैरिजन में छोटी आर्मी थी। तो इन्होंने सामना किया और बैटल ऑफ सलामीज में इनको हराया। उसके बाद एक और बड़ा बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लेटिया। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब जानते हैं कि पर्शियंस को नेवी में बहुत बड़ा सेटबैक मिला था, जो बैटल ऑफ सलामीज में बहुत बड़ी हार हुई थी उनकी। लेकिन अभी भी जो ग्रीस में उनका कंट्रोल है वो पूरी तरीके से छूटा नहीं था। उनकी आर्मी ज़मीन पे वहाँ पे डटी हुई थी और वो ग्रीक आर्मी से लड़ रही थी। तो इसीलिए एक और डिप्लोमेटिक तैयारी करी गई। वापस ने जक्सिस ने यहाँ पे एथेंस को और बाकी लोगों को फिर से भेजा वो संदेश कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप हमें हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमें सबमिशन दे दो और आपको आपकी ऑटोनॉमी मिली रहेगी, लेकिन आपको पर्शिया के झंडे के तले युद्ध करने पड़ेंगे, पर्शिया के झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। तो पर्शियन अंपायर्स को अपना सर्वहर्ता मानना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो एक बार फिर से एक बैटल होना ही था, वो हुआ 479 अगस्त बीसी में यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे आपको दिखता है कि ये जो होप्टाइल आर्मी है, सबसे बड़ी होप्टाइल आर्मी फिर आ जाती है। 1,10,000 की सेना ग्रीक आर्मी की आती है और फिर से जो भी एरिया कवर कर रखा था यहाँ पे पर्शियन आर्मी ने ग्रीक अम्पायर में, चाहे वो एथेंस हो या आसपास के सिटी स्टेट्स हो, उन सभी को यहाँ से मार भगाया गया। और ये जो वॉर है मेनली वो जीत लिया गया था इस बैटल ऑफ प्लेटिया में। और यहाँ पे ग्रीक आर्मी की जीत होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अब जानते थे ग्रीक्स कि हमने भगा तो दिया है, हमारे एरिया से तो भगा दिया है, लेकिन इसके बाद फिर से पर्शिया आएगा तैयारी करके। इसीलिए उनको जो एक और लड़ाई लड़ी गई जिसमें ग्रीक लोग जो हैं वो ऑफेंसिव की तरह काम करने लगे। और बैटल ऑफ माइकेल जो है, इसमें इन्होंने एथेनियन फ्लीट्स ने पर्शियंस को पीछे दौड़ा दौड़ा के इनको मारा है। और 478 बीसी में एग्नियन सी का जो आसपास का रीजन है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो एग्नियन सी है, यहाँ पे पहले तो यहाँ से मार भगाया, यहाँ से प्लेटिया की लड़ाई में मार भगाया। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसमें भी इनको पुश बैक कर दिया और यहाँ से जो पर्शियन आर्मी है उसको पूरी तरीके से रिट्रीट करना पड़ा। ये वाला जो रीजन है, ये जो मैसिडोनिया वाला रीजन है, इसको खाली करा लिया गया। ये वाला जो रीजन है इसको खाली करा लिया गया। बेजेंटियम जो है इसको खाली करा लिया गया। तो बेसिकली पर्शियन वॉर्स के अंतिम समय आते आते जितना बड़ा एरिया ग्रीक लोगों का पहले से था, उस पूरे के पूरे रीजन को फिर से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो बेसिकली ग्रीक लोग जो हैं वो प्लेटिया की लड़ाई के बाद पूरी तरीके से जीत चुके थे अपना क्षेत्र। और यहाँ पे बैटल ऑफ माइकेल जो है, इसमें इन्होंने ऑफेंसिव की तरह काम किया है अपने पूरे के पूरे रीजन को बैक पाने के लिए। और इसके बाद क्या होता है, ये युद्ध तो जीत जाते हैं। अब आफ्टर मैथ क्या है, इसके रिजल्ट क्या रहे, देखिए। इसके बाद 478 बीसी में एक डेलियन लीग बनाई गई। ये डेलियन लीग क्या थी? ये डेलियन लीग ग्रीक सिटी स्टेट से मिलके एक लीग बनाई थी ताकि वो आने वाले समय में अगर पर्शिया दोबारा से अटैक करे तो उसका सामना कर सके, मतलब इकट्ठे रह सकें, वो एकजुट रहने के लिए डेलियन लीग बनाई थी। लेकिन इस डेलियन लीग भी ओवर द टाइम क्या हुआ कि एथेंस ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और डेनियन लीग में वो डोमिनेट करने लग गया। और पूरी की पूरी डेनियन लीग इस तरह से बिहेव करने लगी जैसे कि वो एथेंस का साम्राज्य हो। और इसी की वजह से आने वाले समय में इन ग्रीक राज्यों के बीच में भी एक युद्ध हुआ जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक तरफ डेलियन लीग का लीडर होता है एथेंस, वो आ जाता है, और दूसरी तरफ एक और लीग बन जाती है जिसको पेलोपोनेशियन लीग कहते हैं, उसका लीडर स्पार्टा होता है। और स्पार्टा और एथेंस के बीच में लड़ाई होती है जिसमें स्पार्टा की जीत होती है। तो वो ये इसका ही आफ्टरमैथ था कि ये डेलियन लीग बनी। उसके अलावा आने वाले समय में पर्शिया जो है वो इन बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स में यहाँ पे हारता रहा और जो ग्रीस है वो सरवाइव कर गया, क्योंकि इतना बड़ा जो माइटी अम्पायर था पर्शिया का, उसका सामना करना बाकी किसी के बस का नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सुपीरियर वॉर टैक्टिक्स की वजह से स्पार्टा की जो पैदल सेना थी वो बहुत ताकतवर थी और एथेंस की जो नेवी थी वो बहुत ताकतवर थी। इन्होंने मिल के अपने साम्राज्य को बचा लिया इस पर्शियन इन्वेजन से। उसके बाद आगे चल के 449 बीसी के अराउंड एक ट्रीटी साइन हुई जिसको पीस ऑफ
कैलिशियास कहते हैं। इस ट्रीटी के बाद इनके बीच में जो वॉर है वो ख़त्म हुआ। तो ऑफिशियली जो वॉर का अंत है वो हुआ 449 बीसी में। वैसे वो मेन वॉर जो है वो तो चले हैं 490 बीसी से लेके 479 बीसी के बीच में। तो ये तो वॉर पीरियड था, लेकिन बाद में भी छोटे छोटे बैटल्स जो हैं ग्रीक स्टेट्स और पर्शियन अंपायर के बीच में चलते रहे थे, जो कि कंप्लीटली बंद हुए जाके 449 बीसी में। उसके बाद और आफ्टर में देखें तो पर्शियन अंपायर को भले ही यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले 100 साल तक पर्शियन अंपायर जो है अपने क्षेत्र में चलता रहा था। ग्रीक जो है उसको पर्शियन अंपायर से तो मुक्ति मिल गई, ये तो मिल गया उसको कि पर्शियन अंपायर जो है 449 के बाद उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन बाद में आने वाले समय में इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। आपस में लड़ाई के बाद मैसिडोनिया का राइज होता है, जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बहुत बड़े साम्राज्य को बनाता है, जिसमें पर्शियन अंपायर को भी वो पूरा जीत लेता है और भारत तक उसका साम्राज्य बन जाता है। लेकिन सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद जो है ये पूरा का पूरा ग्रीक अंपायर जो है कमज़ोर पड़ जाता है और आने वाले समय में रोमन अंपायर जो है वो इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है लगभग 146 बीसी के अराउंड। और 31 बीसी में पूरी तरीके से जो ये ग्रीक अंपायर है इसका पूरी तरह से अंत हो जाता है, जब इजिप्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है रोमन अंपायर। तो इस तरीके से ये जो है पर्शिया और ग्रीक के बीच का जो वॉर है उसका अंत होता है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।